हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। राइट। तो अगर हम अपने आसपास नज़र घुमा कर देखें तो जंगल से प्राप्त लकड़ियों से प्राप्त हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और इसीलिए हमें फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म के बारे में जानना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जंगल हमारी रियल लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है और ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले तो आप जिस बुक को पढ़ रहे हो वो भी किसी न किसी पेड़ से बना है, राइट, किसी न किसी लकड़ी से बना है। पहले तो बैम्बूज़ का यूज़ किया जाता था पेपर बनाने के लिए, मगर अब लकड़ियों का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। तो जिस पेपर की किताब आप पढ़ रहे हो वो भी जंगल से आई है, राइट। देखो, हमारे पास जो डेस्क होता है, जो टेबल्स होती हैं, जो डोर्स होती हैं, जो विंडोज़ होती हैं, इन सब पे लकड़ियों का यूज होता है, और ये सब लकड़ियाँ मेनली जंगल से ही लेकर आई जाती हैं। कपड़ों को कलर करने के लिए जो अलग अलग रंग के कपड़े आते हैं, उनको कलर करने के लिए भी सिंथेटिक कलर के साथ साथ हम कुछ नेचुरल कलर्स का भी यूज करते हैं जो हमें जंगलों से मिलते हैं, राइट। उसके साथ ही जो मसाले हम खाने में यूज करते हैं, वो मसाले भी हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है, जंगलों से आते हैं। वैसे नीलगिरी के पहाड़ों में है, कार्डेमम हिल्स नाम की इलायची की पहाड़ी ही है पूरी की पूरी भारत में ही, तो आप ये सब जानते ही हो ऑलरेडी। तो देखो, अगर जो सेल फ़ोन आता है, हमारा जो सेल फ़ोन आता है, उसे भी रैप करने के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं वो भी लकड़ियों के बुरादे से ही बनाए जाते हैं। कॉफ़ी, टॉफ़ी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बीड़ी, राइट। च्युइंगम भी हमारे पास जो आता है वो भी एक पेड़ से ही निकाल कर लाया जाता है। हनी है, कॉफ़ी है, टी है, रबर है, हमारे पास ढेर सारी चीज़ें हैं। इवन मेडिसिन्स के भी कई सारी चीज़ें, आयुर्वेदिक तो मतलब 90% चीज़ें फॉरेस्ट से ही मिलती है, बट बाकी के मेडिसिन्स में भी बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से कलेक्ट की जाती हैं। देखो, फॉरेस्ट प्रोवाइड, यहाँ लिखा भी है कि फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बू, ठीक है, वुड फॉर फ्यूल, यानी कि बांस हम नॉर्मली घरों पे जलाने के लिए भी यूज करते हैं। बांस तो अगर आप असम में या फिर बंगाल साइड में देखो तो वो घर बनाने के लिए भी यूज करते हैं, राइट। बैम्बू हट्स जिसको कहा जाता है। साथ ही साथ जंगल से ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है, राइट। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट से मिलती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का कंटिन्यू यूज करने की वजह से ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे जंगलों से गायब होने लगी हैं। पहले एक डोडो नाम का बर्ड होता था, डोडो नाम का एक बर्ड होता था। आप लोगों ने पता नहीं इसके बारे में पढ़ा है या नहीं। ये बिल्कुल एक डक के जैसा होता था, ठीक है, ये एक डक के जैसा होता था। और इसको धीरे धीरे क्या किया ना कि इसको ये एक मतलब आइसलैंड पे पाया जाता था। तो जब भी नेवी के शिप्स वगैरह आते थे, मतलब कोई भी शिप यहाँ जब रुकता था तो वो क्या करते थे कि इस चिड़िए को मार कर खाने लगे, और धीरे धीरे ये चिड़िया पूरी पृथ्वी से गायब हो गई। तो इसी तरह जंगलों से बहुत सारे ऐसे जीव और जंतु हैं जो गायब होने लगे। पूरी पृथ्वी पर जितना भी जंगल था उसका 10%, लगभग 10% हमने अपने यूज़ के लिए उस फॉरेस्ट को काट कर इंडस्ट्रीज सेटअप कर ली। तो देखो, यहाँ लिखा है कि 1700 से 1995 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था, और इस पीरियड में हमने 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट, 9.3% ऑफ द वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड का 10% मान के चलो कि हमने वो जंगल क्लियर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ खेती
और मतलब गायों और बैलों के चरने के लिए और अपने काम की लकड़ियों को इस्तेमाल में लाने के लिए। तो हमने अपने पर्सनल यूज के लिए पृथ्वी के 10% फॉरेस्ट यूज कर लिए, हटा दिए पृथ्वी से। अब ऐसा होने की वजह से वहाँ जो 10% जीव जंतु थे वो कितनी बुरी तरह प्रभावित हुए होंगे, राइट। अब एक नया टर्म है, ये टर्म आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वैसे तो इसको अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन, तो एकदम बहुत ही सिंपल सा, ये बहुत अच्छा लिखा है कि द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रिफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। मीन्स एक जगह जहाँ पहले ऑलरेडी मान लो कि बहुत सारा फॉरेस्ट था, ठीक है, अब ये फॉरेस्ट गायब हो रहा है धीरे धीरे। तो इस फॉरेस्ट के गायब होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम, आज के लिए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, द प्रोसेस बिगन मैनी कंट्रीज अगो, सेंचुरीज अगो, बट अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकम मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव। मतलब आज की डेट में तो हम जंगलों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करते हैं, बहुत सारे रिजर्व्स हो गए, बायोस्फीयर्स हो गए, राइट, नेशनल पार्क्स हो गए, जहां आप लकड़ियां नहीं काट सकते। लेकिन जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे, तब उन लोगों ने ना एकदम सिस्टम बना दिया था कि हाँ, ये चंदन की लकड़ी यहाँ जानी चाहिए, ये चौड़ी होना चाहिए, ये इसका हम अपने देश में लेकर जाएंगे। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें ना बहुत वो करते थे, मतलब सारा कुछ चाहते थे कि वो सब कुछ इंग्लैंड लेकर चले जाएं। तो इस तरह से कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट हमारी डिफॉरेस्टेशन पर, हमारी कंट्रीज पर पड़ा। देखो 1600 सेंचुरी में जब अंग्रेज जस्ट एंटर हुए थे देश में, अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन। मतलब पूरे लैंड का कितना, पूरे लैंड का मतलब 1/6% हम कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए यूज कर रहे थे। नाउ दैट फिगर हैज़ गॉन अप टू अबाउट हाफ एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द सेंचुरी एंड डिमांड फॉर फूड वेंट अप। अब तो ये क्या हो गया है कि अब जो है मतलब एग्रीकल्चर हाफ हो गया है। ठीक है, आधे से ज़्यादा लैंड मास पर खेती करने की ज़रूरत आ पड़ी है। इसका एक रीज़न है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, राइट। तो आप याद रखिएगा, पीजेंट एक्सटेंडेड द बाउंड्री ऑफ कल्टीवेशन। जो गरीब लोग थे, जो भी वहाँ आसपास रहते थे, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा करना शुरू किया, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर खेती करते जाएं। वो धीरे धीरे अपने आसपास के जंगलों को काटते गए, ठीक है, और नए जगहें अपने लिए बनाते गए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अंग्रेज भी उल्टा देश में एंटर कर रहे थे, वो भी अपनी कॉलोनीज बना रहे थे, राइट। तो उनको भी ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी उनकी अपनी आर्मी को रखने के लिए। तो ऐसे में जगह कम पड़ रही थी, तो जंगलों को काट काट कर अपने लिए जगह बनाई जा रही थी। इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपांडेड रैपिडली फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन। तो पहला जो रीजन था वो था, देखो, कि ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज्ड, ब्रिटिशर्स ने हमें डायरेक्टली कैश क्रॉप्स की ओर ध्यान देने पर, मतलब प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने को कहा। जैसे कि कैश क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसे आप डायरेक्ट बेच सकते हो। तो जूट हो गया, शुगर हो गया, वेट हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन मतलब रुई, राइट। जूट भी एक तरह का धागा होता है जिससे आजकल बोरा वगैरह बनता है, जिसमें चीनी वगैरह भर के लाई जाती है। और शुगर के बारे में तो आप जानते ही हो, वेट मतलब गेहूं होता है, ये भी आप जानते ही हो। सो द डिमांड ऑफ these क्रॉप्स increased in 19th century Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw material weak। तो क्या करते थे कि ये सारा अनाज जो यहाँ भारत में उगाया जाता था, ये धीरे धीरे एक्सपोर्ट होता था पूरे यूरोप में। ठीक है, यूरोप में 3-4 रीजन्स थे। एक तो आपने इतिहास के कुछ पहले
मतलब पढ़ा भी है कि वहाँ बहुत ज़्यादा अशांति थी। एक तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, और उससे पहले भी कई ऐसे मतलब वॉर्स चल रहे थे जिनकी वजह से वो इस सब मतलब एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, राइट। तो इस वजह से वो लोग क्या करते थे कि जिस कंट्री से भी मतलब एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था वहाँ से वो लोग क्या करते थे, इंपोर्ट कर लेते थे। देखो 1986 में एक अमेरिकन राइटर हैं रिचर्ड हार्डिंग, उन्होंने होंडुरस सेंट्रल अमेरिका के ऊपर क्या लिखा है, देयर इज़ नो मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ द प्रेजेंट डे दैट व्हाट इज़ टू बी डन विद द वर्ल्ड्स लैंड विच इज़ लाइंग अनइम्प्रूव्ड। मतलब ऐसे ज़मीन पे हमें क्या करना है ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि हम ऐसी ज़मीन पे क्या करें जो अनइम्प्रूव्ड ऐसे ही पड़ी हुई है, ठीक है। क्या ये ग्रेट पावर्स के साथ जाएगी? ग्रेट पावर्स का मतलब एलाइज और एलाइड के बारे में है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के 2 मेन कॉम्पिटिटर्स के बारे में है। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें थी जो मतलब डिस्ट्रॉय हो रही थी इन सब कॉम्पिटिशन्स के चक्कर में, ठीक है। अब दूसरा रीज़न देखो, इन द अर्ली 19th century द colonial state thought that forest were unproductive। उनको लगता था कि जंगल कोई अच्छा मतलब उनको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, अनप्रोडक्टिव है। दे वेयर कंसिडर्ड टू बी वाइल्डरनेस दैट हैज़ टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। वो चाहते थे कि ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा खाली करा दी जाए और वहाँ खेती शुरू की जाए, सो दैट द लैंड could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the state। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसा मिले, ठीक है। इसीलिए जो कल्टीवेशन के लिए लैंड्स थे उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स 1880 से 1920 के बीच कल्टीवेशन वाले लैंड्स को इंक्रीज किया गया। We always see the expansion of cultivation as a sign of progress, but we should not forget that for land to be brought under the plug, forests have to be cleared। मतलब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप किसी ज़मीन पर अगर खेती कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उस ज़मीन को जंगल से अलग करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद वहाँ के सारे पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, तभी तो आप वहाँ पे खेती कर पाओगे। तो यही बात कह रहा है कि हमारे लिए सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको फ्री में लैंड मिल गई, नहीं। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी एक ओक नाम का फॉरेस्ट है इंग्लैंड में, वो गायब होने लगा, ठीक है। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। मतलब अब नाव बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए होगा, नाव बनाने के लिए उनको चाहिए था लकड़ी, और वो लकड़ी इसलिए गायब होने लगी क्योंकि पूरा का पूरा जंगल गायब होने लगा। इतना ज़्यादा इन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे यूज किया लकड़ियों का, ठीक है। तो देखो दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई। टिम्बर मतलब लकड़ी, वो रॉयल नेवी के लिए जो लकड़ी इनको चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। हाउ कुड इंग्लिश शिप बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। तो जो रेगुलर सप्लाई अगर नहीं होगी तो वो कैसे मजबूत और ड्यूरेबल लकड़ियों के बिना कैसे शिप बनेगी, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। आज भी जो आपकी क्रिकेट बैट बनती है वो इंग्लैंड के लकड़ी से बनती है। जो बेस्ट क्वालिटी के मतलब बैट्स होते हैं वो इंग्लैंड की लकड़ियों से बनती है, ठीक है। तो हाउ कुड इम्पीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप। तो इतनी बड़ी पावर कैसे मेंटेन होगी बिना शिप्स के। अंग्रेज भारत भी शिप से ही आए थे, राइट। बाय द 1820 सर्च पार्टीज वेयर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया। इसीलिए 1820 में इंग्लैंड से कुछ लोग आए जो कि क्या एक्सप्लोर कर रहे थे, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे थे, जंगलों को छान रहे थे कि यहाँ से हम ऐसी लकड़ियाँ लेकर जा सकें जो
ड्यूरेबल भी हो और स्ट्रॉन्ग भी हो, राइट। विदिन अ डिकेड ट्रीज वेयर बीइंग फेल्ड ऑन अ मैसिव स्केल एंड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। और उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लकड़ियाँ यहाँ से अंग्रेज लेकर गए। देखो लिखा भी है, मास स्केल एंड वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। The spread of railway from 1850 created a new demand railway were essential for colonial trade। तो अंग्रेज जब 1850 में ट्रेन लेकर आए, ठीक है, तो ट्रेन लेकर आए तो लोगों को लगा कि ट्रेन मतलब कुछ लोग आज भी कहते हैं कि अंग्रेज ट्रेन लेकर आए वरना भारत में ट्रेन कहाँ थी। भैया अंग्रेज ट्रेन लेकर आए बात सही है, लेकिन अंग्रेज जो ट्रेन लेकर आए वो आपके फ़ायदे के लिए लेकर नहीं आए थे, वो अपना कॉलोनियल ट्रेड बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए लेकर आए। और इसके लिए भी हमें क्या नुकसान उठाना पड़ा ये देखते हैं, ठीक है। जब रेलवे की नीड को स्प्रेड किया गया तो एक नई डिमांड उठ कर आई कि हमें ट्रूप्स चाहिए, ठीक है, टू रन लोकोमोटिव्स, यानी कि इंजन वगैरह रन करने के लिए लकड़ियों को कोयले में ट्रांसफॉर्म करना जाता था। वुड वाज नीडेड एज फ्यूल, लकड़ी को ही शुरुआत में फ्यूल की तरह यूज किया गया, ठीक है। एंड टू ले रेलवे लाइंस, सबसे पहले तो इंजन में भी लकड़ी डाली जाती थी और रेलवे लाइंस पे भी लकड़ियों को काट काट कर बिछाया जाता था। अगर आपने कभी रेलवे लाइन को ध्यान से देखा हो तो आज भी कई रेलवे लाइंस के नीचे जो सपोर्ट दिया जाता है वो लकड़ियों का ही होता है। आजकल तो खैर लोहे भी लगाने लगे हैं लोग, बट गवर्नमेंट लोहा लगाती है, बट कहीं कहीं आज भी लकड़ियां हैं। टू रन लोकोमोटिव वुड वॉज नीडेड एज फ्यूल, तो इंजन को चलाने के लिए भी फ्यूल लगता था और साथ ही साथ रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए भी रेलवे लाइंस के नीचे जो है वो लकड़ियां बिछाई जाती थी ताकि उन्हें अच्छा होल्ड मिल सके, तो उसे स्लीपर्स कहा जाता है, ठीक है। ये स्लीपर्स पैरों में पहनने वाले नहीं हैं, या फिर ट्रेन में जो बर्थ होती है ना जिसको स्लीपर कहते हैं वो वाली स्लीपर नहीं है। ये स्लीपर वो स्लीपर है जो ट्रेन की रेलवे लाइन के नीचे होती है, नीचे लगी होती है, ओके। सो ईच माइल ऑफ रेलवे, हर एक माइल रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए हमें 1760 से 2000 तक स्लीपर्स लगते थे। अब अंदाज़ा लगा लो कि एक स्लीपर कम से कम इतना मोटा इतना चौड़ा तो होगा ही, राइट। तो 1860 में जब रेलवे के ट्रैक्स एक्सपांड हुए, मतलब फैले धीरे धीरे, तो वो कितने 25,500 किलोमीटर का ट्रैक बैठाया गया, ठीक है। 1946 में द लेंथ ऑफ द ट्रैक हैज इंक्रीज्ड ओवर 7,65,000 किलोमीटर। अब अंदाज़ा लगाओ कि कितना ज़्यादा लकड़ी लगा होगा सिर्फ और सिर्फ रेलवे में, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से तो एक पूरी एक डिस्ट्रिक्ट के सारे लकड़ी सिर्फ रेलवे में ही लग गया होगा, पूरे एक स्टेट का सारा लकड़ी। As the railway track spread through India, a large and larger number of trees were felled। मतलब इंडिया से होकर रेलवे ट्रैक्स गुजरी तो इंडिया से बहुत सारी लकड़ियाँ यूज में लाई गई। As early as the 1815 in मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन, सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो 35,000 पेड़ काटे गए हर साल, सिर्फ स्लीपर्स बनाने के लिए हर साल 35,000 पेड़ काटे जाते थे सिर्फ मद्रास से। द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, और गवर्नमेंट क्या करती थी, लोकल लोगों को कह देती थी कि हमें इतनी लकड़ियां चाहिए इतनी देर में, ठीक है। वो पैसों के लालच में काटते रहते थे। दिस कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली, ये जंगलों पर थोड़ी सी भी दया नहीं करते थे, जंगलों के बारे में नहीं सोचते थे, ये सिर्फ अपना काम निकालना चाहते थे। सो इसीलिए बहुत सारा जंगल बहुत जल्दी गायब हो गया। और उस समय देखो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो हाथियों से किस तरह से काम लिया जाता था वो देखो, बड़ी बड़ी लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह हाथियाँ यूज करती थी, उठा कर ले जाती थी, ठीक है। तो अब आगे देखो, इस तरह से देखो, आज भी देखो, ये आज का सीन है।
आज भी इस तरह से लकड़ियाँ यूज में आती हैं, वरना आपके लिए जो टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, ये कैसे बनेगी? पॉसिबल है? बिना लकड़ियों के तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट? तो लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वेयर ऑल्सो क्लियर टू मेक वे। अब बहुत सारा इलाका इसलिए भी साफ़ करवाया गया, जंगलों को काटा गया, ताकि वहाँ हम टी और कॉफ़ी उगा सकें, रबर की खेती कर सकें, ठीक है? क्योंकि उस समय ना यूरोप में इन सब चीज़ों की बड़ी ज़रूरत थी और बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो टी और कॉफ़ी की डिमांड को पूरा करने के लिए भी जंगल काटे गए, ठीक है? यूरोपियन प्लांटर्स को बड़ी सस्ती दामों पर क्या किया कि ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने हमारे जंगल दे दिए और कहा कि आप इन जंगलों को काटो और इसमें रबर उगाओ, कॉफ़ी उगाओ, चाय उगाओ, ठीक है? अब आगे थोड़ा सा, और अब ये देखो, द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री मतलब एक ऐसा जंगल जो कॉमर्शियल यूज में आएगा, ठीक है? इससे पहले हमने पढ़ा कि ब्रिटिश किस तरह से जंगलों को की ज़रूरत उनको क्यों पड़ी, क्योंकि वो अपने लिए बड़े बड़े शिप्स बनाना चाहते थे। उसके बाद रेलवेज़ की वजह से जंगलों की ज़रूरत पड़ी। द ब्रिटिश वेयर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल एंड द रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। मतलब ब्रिटिशर्स को इस बात का डर था कि अगर लोकल लोग पेड़ों की यूज करने लग गए, वो अपनी मर्ज़ी से काटने लगे, अपनी मर्ज़ी से यूज करने लगे, तो हमारे जंगल ख़त्म हो जाएंगे और हम जो पैसा इससे कमाना चाहते हैं वो नहीं कमा पाएंगे। सो दे डिसाइड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट। एक जर्मन एक्सपर्ट को मंगाया गया जो कि डीट्रिक ब्रांडिस नाम था उनका, और इन्होंने किस चीज़ को एडवाइस देने के लिए बुलाया गया इन्हें? मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। मतलब आप देखते हो ना, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं, आज के डेट में भी फॉरेस्ट ऑफिसर बनाया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं? जंगलों की रखवाली करते हैं, जंगलों की देखरेख करते हैं। तो इस तरह से शुरुआत बाद में हमारे यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर्स होने लगे। नहीं तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने सिर्फ जंगल को अपने यूज में, अदरवाइज़ क्या होता है कि लोकल लोग भी अपने लिए लकड़ियाँ काट कर ले जाते थे। तो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि लोकल लोग अपने काम के लिए ले जाएं, सिर्फ हमारा काम हो। तब Brandeis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation. This मतलब ब्रांडिस को लगा कि एक तो सबसे पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद लोगों को भी ये बात समझाना पड़ेगा कि जंगल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं काटना चाहिए, इसको कैसे बचाना चाहिए, कौन सा पेड़ कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि लोग उसे नहीं काटेंगे। तो लोग जब उसे नहीं काटेंगे तब क्या होगा? तब आप उसका यूज कर पाओगे। तो जब ये फॉरेस्ट ऑफिसर बन के आए ब्रांडिस, तो इन्होंने ना कुछ ऐसे सिस्टम्स बना दिए, ऐसे कुछ लीगल रूल्स बना दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप गायों को चराने के लिए जंगल में लेकर नहीं जा सकते थे, ठीक है? इससे क्या हुआ कि मतलब लोकल जो लोग थे, वहाँ के आम जनता के लिए जंगल बंद हो गया। तो जंगल का थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता था। और अंग्रेज़ क्या करते थे कि पूरी अपनी इच्छा से वो अपना टिम्बर का प्रोडक्शन लेकर जाते थे, जिससे कि उनको शिप बनाने में ज़रा सा भी दिक्कत ना हो। तो देखो, इस तरह की खेती आज भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगी, ठीक है? जिसमें एक लाइन से ढेर सारे पौधे लगाए जाते हैं। देखो कितनी सुंदर से लगाए गए हैं। और ये जब आप फॉरेस्ट देखोगे ना, कहीं कहीं अभी भी अगर आप जाओ उत्तराखंड की ओर जाओ, यूपी से होते हुए दिल्ली से भी अगर आप बस से जाते हो तो ऐसे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, या फिर बिहार में भी आपको बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, ठीक है? अगर कोई मतलब इंडियन या वहाँ का लोकल इंसान अगर जंगलों को ऐसे यूज करता था तो उसे पनिशमेंट भी दी जाती थी, ठीक है? तो ब्रांडिस ने क्या किया कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की सेटअप किया, एक ऐसा टीम बनाया जो फॉरेस्ट की रक्षा करे। 1986 ने हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट, और इसने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 को
निर्माण किया। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन वॉज, अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन बना देहरादून में 1906 में। द सिस्टम दे टॉट वेयर कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और जो सिस्टम इन्होंने पढ़ाया उसे क्या कहा गया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ठीक है। मैनी पीपल नाउ इंक्लूड इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम इज़ नॉट साइंटिफिक एट ऑल। कुछ लोगों को लगता था कि ये जो सिस्टम है ये साइंटिफिक नहीं है। इंडियन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वेयर कट डाउन, इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वेयर प्लांट इन स्ट्रेट रोज। मतलब पूरे जंगल को साफ करके एक तरह का पेड़ लगाया जाता था जिनसे कि उनको फ़ायदा हो सके। हमें इस पौधे की ज़रूरत है तो सिर्फ उसी पौधे को लगाया जाता था। एक लाइन से ढेर सारे पौधे लगाए जाते थे एक लिमिटेड डिस्टेंस पे, ठीक है, और उनको कहा जाता था कि ये साइंटिफिक है, जबकि ये बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका था। क्योंकि अंग्रेज़ों को शिप बनाने के लिए, रेलवेज के लिए बहुत सारे लकड़ी की ज़रूरत पड़ रही थी, राइट। अब इसे प्लांटेशन का नाम दिया गया। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अलग अलग जंगलों में जाते थे, वहाँ के जंगलों को की सिचुएशन देखकर वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने लगे कि यहाँ कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, ठीक है, कितने पेड़ एक साल में काटे जाने चाहिए यहाँ से। द एरिया कट was then to be replanted so that it was ready to be cut again in some year। मतलब जो इलाके से पेड़ काटे गए हैं वहाँ पर दोबारा पेड़ लगाए जाएं ताकि फिर से वहाँ से पेड़ काटे जा सकें। तो फॉरेस्ट एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया, मतलब लागू किया गया 1865 में, ठीक है। ये 2 बार अमेंडेड किया गया, यानी कि इसमें कुछ बदलाव किए गए, एक बार 78 में और एक बार 1927 में। तो 1878 एक्ट डिवाइड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरी। इसने जंगलों को ना 3 भागों में बांट दिया। कौन सा एक्ट? 1878 का एक्ट, ठीक है। रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज, 3 तरह से। द बेस्ट फॉरेस्ट वेयर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जो बेस्ट एकदम बहुत अच्छा वाला फॉरेस्ट था जिसमें बहुत महंगी लकड़ियाँ होती थीं, उनको रिजर्व फॉरेस्ट कहा गया। विलेज कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस, मतलब गांव के लोग इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते थे। इवन फॉर देयर ओन यूज, फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। मतलब अगर उनको अपना घर बनाना है या फिर उनको अगर मतलब गांव में किसी और चीज़ के लिए भी यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप या तो प्रोटेक्टेड से ले जाओ या फिर विलेज फॉरेस्ट से ले जाओ, बट रिजर्व फॉरेस्ट से आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। अब इससे लोगों का जीवन कैसे चेंज हुआ, हाउ वेयर द लाइफ ऑफ द पीपल अफेक्टेड। देखो, फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। देखो, जो फॉरेस्टर्स थे ना और जो गांव के लोग थे, इन दोनों के आइडियाज़ बिल्कुल अलग अलग थे। इन दोनों की नज़र में जंगल एकदम अलग अलग सोच थी। जो फॉरेस्टर्स थे वो जानते थे कि हमें अंग्रेज़ों को ढेर सारी लकड़ियाँ देनी हैं, हमें उनके लिए लकड़ियाँ बचानी हैं। लेकिन जो विलेजर्स थे उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी लकड़ियों की पूजा करते हैं। देखो, हम तुलसी की पूजा करते हैं, नीम को नहीं काटना चाहते, पीपल की पूजा करते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग उस समय भी थे। तो देखो, विलेजर्स wanted forest with a mixture of species to satisfy different needs। विलेजर्स को चाहिए था कि हमारे फॉरेस्ट में हर तरह का पेड़ हो ताकि हमारी हर तरह की नीड को पूरा किया जा सकते। अगर जंगल में सिर्फ एक तरह की लकड़ी होगी तो आपको कभी मान लो मेडिसिन की ज़रूरत है, कभी आपको फ्यूल की ज़रूरत है, कभी आपको बिल्डिंग बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, कभी आपको स्लीपर्स के लिए ज़रूरत है, तो आप अलग अलग नीड्स को एक लकड़ी से तो फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो जो विलेजर्स थे उनकी सोच अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी कि हमारे जंगल में हर तरह की प्रजाति के पौधे होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि फ्यूल मिल जाए, ठीक है, फॉडर मिल जाए, खाद मिल जाए, पत्ते मिल जाएं, ठीक है। और जो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो चाहता था कि एक ही
टाइप के पेड़ लगे हों, ठीक है। देखो, ट्रीज़ वेयर सूटेबल फॉर बिल्डिंग, ट्रीज़ किस चीज़ के लिए सूटेबल होनी चाहिए, शिप्स और रेलवेज के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा था। दे नीडेड ट्रीज़ दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड, उनको ऐसी लकड़ियाँ चाहिए थी जिनकी लकड़ियाँ कठोर हो, ठीक है, जिनसे मजबूत काम किए लिए जा सकें, ठीक है, जो लंबे हों और सीधे हों। सो पार्टिकुलर स्पेसीज लाइक, देखो, टीक, साल, ये कुछ ऐसे लकड़ियाँ थी जो काफ़ी अच्छी थी अंग्रेज़ों की काम के लिए। तो इन फॉरेस्ट एरिया पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो गांव के लोग हैं वो देखो क्या क्या यूज करते हैं, वो कई ऐसे मतलब पेड़ हैं जिनके जड़ों से वो जड़ी बूटी बना लेते हैं। जड़ी बूटी में जड़ी का मतलब ही है कि जड़ से ली गई वस्तु, तो जड़ी बूटी में से जड़ी तो आप तभी यूज करोगे ना जब वो पेड़ मिलेगा आपको, तो उस पेड़ की जड़ को तो यूज करोगे, ठीक है। तो उसीलिए रूट्स यूज किया जाता था, लीव्स यानी कि पत्ते यूज किए जाते थे। आज भी नीम का पत्ता बहुत ज़्यादा यूज में आता है बहुत सारी बीमारियों में, ठीक है। फ्रूट्स के लिए भी आता है और ट्यूबर्स के लिए आता है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है, ठीक है। फ्रूट्स और ट्यूबर्स ये क्या हैं, ये खाने लायक चीज़ें हैं जो बहुत हेल्दी होती हैं, न्यूट्रिशियस होती हैं, ठीक है। मॉनसून के सीज़न में ये काफ़ी हेल्प करती हैं। हर्ब्स आर यूज्ड, देखो हर्ब्स जो हैं ये मेडिसिन्स के लिए यूज होती हैं। वुड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, मतलब हल वगैरह बनाने के लिए यूज होता था। और बांस का यूज होता था अलग अलग तरह की टोकरी वगैरह बनाने में। फिर से फेंसेस बनाने होते थे ना, मतलब घर के चारों तरफ इस तरह की बाउंड्री दे दी और बाउंड्री में इस तरह बांस के छोटे छोटे टुकड़े गाड़ दिए, उन सबको आगे से थोड़ा नुकीला कर दिया इस तरह से। तो मतलब घर के बाहर की जो बाउंड्री है वो बांस की मेनली बनाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद देखो बास्केट एंड अम्ब्रेलाज बनाने के लिए बांस का यूज होता था। अ ड्राई स्कूप्ड आउट गोर्ड कैन बी यूज्ड एज अ पोर्टेबल वाटर बोतल, मतलब क्या है, क्या किया जाता था कि लौकी होती है ना, लौकी को क्या किया जाता था कि पूरा सुखा दिया जाता था, ठीक है। अब लौकी सूख जाने के बाद भीतर से इसको एक जगह से कहीं से हल्का सा छेदा कर दिया जाता था मुंह पे। अब इधर से ये पूरा भीतर से सड़ के और बाहर का जो इसका कवर है वो पूरा हार्ड होता था, तो इसमें लोग पानी कैरी करते थे, वाटर बोतल की तरह लौकी को इस्तेमाल में लाया जाता था, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट, लीव्स कैन बी स्टिच टुगेदर टू मेक डिस्पोजल। हाँ, जंगलों से पत्ते कलेक्ट किए जाते थे और उनको एक जगह से दूसरी मतलब सिल कर क्या बना जाता था, डिस्पोजेबल प्लेट्स बना दिए जाते थे, कप्स बना लिए जाते थे, ठीक है, जो शादी और ब्याह में यूज किया जाता था। रस्सियाँ बना ली जाती थी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम यूज कर लेते थे। एक तो महुआ का ट्री होता है, आज भी बिहार में महुआ बहुत सारे लोग खाते हैं और महुआ सर्दियों में अगर खाया जाए तो शरीर में अच्छी गर्मी रखती है, तो महुआ है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स थे जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते थे, ठीक है। सिल्क था, कॉटन था, जो कि बहुत महंगा था उस समय भी और कपड़े इसके बहुत शानदार होते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो गांव वालों को जंगलों से मिलती थी, ठीक है। अब ग्रेजिंग के लिए भी यूज करते थे। ग्रेजिंग का मतलब चरना होता है, तो कैट और कैटल का मतलब गाय, भैंस, बैल, गाड़ी, बकरी, राइट। तो इन सब चीज़ों को चढ़ने के लिए भी जंगलों की ज़रूरत होती थी। कलेक्टिंग फ्रूट्स यानी कि जड़ और फल दोनों यूज करते थे। हंटिंग और फिशिंग तो इलीगल कर दिया गया, मतलब आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। पीपल वेर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इफ दे वेयर कॉट दे वेयर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड। मतलब अब लोग मजबूर हो गए कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, जंगलों से लकड़ियाँ चुरानी पड़ेंगी। स्टील मतलब चुराना, तो वो जंगलों से चुराते थे, लेकिन अगर वो पकड़े गए तो सिर्फ अब फॉरेस्ट गार्ड की मेहरबानी है, वो बचाए तो ठीक, मारे तो ठीक और पनिशमेंट मिली तो ठीक। तो उसमें भी क्या करते थे वो लोग, क्या करते थे कि घूस दे देते थे अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों का अपना फ़ायदा था।
तो वो मान भी जाते थे। वुमन हु कलेक्टेड फ्यूल फूड वेयर स्पेशली वरीड। जो महिलाएं घर में चूल्हे पर लकड़ी जला जला कर खाना बनाती थी, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होने लगी कि अब हम वो लकड़ियाँ चुनने कैसे जाएं। इट ऑल्सो अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हरेस पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। मतलब अब पुलिस और जो फॉरेस्ट गार्ड थे, इनके लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हर बार हम मतलब इनको रोके तो कैसे रोके, और अगर इनको छोड़ते हैं तो भी कैसे छोड़ें। ये दोनों में ही उनको दिक्कत हो गई। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से जंगल के जो ये नए कानून बने, इन्होंने खेती को कैसे प्रभावित किया, कल्टीवेशन को कैसे प्रभावित किया। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन कोलोनियलाइज्म वॉज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे होता था, देखो मान लो कि एक जंगल पे खेती की गई, इस इलाके को पूरा अच्छे से साफ किया गया, जला दिया गया, और जब खेती कर ली गई तो इसे 4, 5, 7 सालों के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि यहाँ का जो ज़मीन की जो नमी है, जो ज़मीन का जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है, वो फिर से वापस आ जाए। ठीक है, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। यानी कि आप एक जगह खेती करने के बाद कुछ समय के लिए अपनी खेती को शिफ्ट कर लेते हो। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया। वैसे तो ये एशिया के कई हिस्सों में ऑलरेडी किया जा रहा है। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, इट हैज़ मैनी लोकल नेम्स। अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि लादिंग, ठीक है, साउथ एशियन ईस्ट एशिया में, और मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में, चितमेने और तावी इन अफ्रीका एंड चेना इन श्रीलंका। इन इंडिया ध्या, पेंडा, बेवार, नेवार, झूम, पोदू, खानदार, कुमड़ी जैसे कई सारे लोकल नामों से जाना जाता था। मैंने ज़्यादातर झूम खेती के नाम से इसे जाना है। झूम खेती लगभग मेनली क्या होता था, जंगलों में यूज किया जाता था। जंगलों में इस तरह से मान लो कि एक फॉरेस्ट है, ठीक है, तो अगर हमें इस पोर्शन पे खेती करनी है तो यहाँ के सारे जंगलों को काट कूट कर थोड़ा सा इसको स्टेप वाइज ऐसा डिज़ाइन कर देते थे, ऐसा काट काट कर, और उसके बाद यहाँ पे खेती की जाती थी। ठीक है, और कुछ 1-2 साल खेती करने के बाद यहाँ फिर छोड़ देते थे 3-4 सालों के लिए, और फिर से यहाँ आते थे बाद में 5-10 साल बाद, और फिर से आकर खेती करते थे। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ट एंड रोटेशन इन रोटेशन। मतलब ये पूरा जंगल है, ठीक है, रोटेशन का मतलब चक्कर चलता रहना चाहिए, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो वो क्या करते थे कि इस इलाके को इस तरह से काटते चले जाते थे। ठीक है, अब यहाँ खेती कर ली 2-4 साल, इसको छोड़ दिया, इसको यहाँ से शिफ्ट हो गए यहाँ, ठीक है, इस तरह से यहाँ खेती कर ली, कुछ साल यहाँ खेती की, फिर इधर शिफ्ट हो गए, इस तरह से यहाँ खेती करी कुछ साल, तब तक ये वाला जगह फिर से न्यूट्रिशियस हो गया, यहाँ आ गए। तो इस तरह से कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, फिर कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहता था, घूमता रहता था। ठीक है, तो देखो वो क्या करते थे कि सबसे पहले जंगलों को काट कर जला देते थे। अब उसकी जो राख है वो खेत में छोड़ देते थे, जिससे खेत और ज़्यादा पैदावार मतलब ज़्यादा अनाज पैदा करती थी। ठीक है, उस समय खाद उतना ज़्यादा मतलब ट्रेडिशन में नहीं था, नहीं चलता था, तो उस समय सिर्फ उसे जलाकर उसी को छोड़ दिया जाता था। अब उसके बाद क्या किया गया कि एक बार जब वो खेत तैयार हो गया तो एसेस का मतलब होता है राख। ठीक है, तो सीड्स को बो दिया जाता था उस राख के साथ मॉनसून की रेन में, और क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता था अक्टूबर-नवंबर तक। ठीक है, 2-3 साल तक खेती की जाती थी और फिर 10, 12, 13, 14 सालों के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि फिर से उस खेत को अच्छी ताकत मिल जाए। देखो अफ्रीका में यहाँ मिलेट्स उगाया जाता था, ब्राज़ील में मैनियोक, और अदर लैटिन अमेरिका में बीन्स और माइजे उगाए जाते थे। तो ये तो हो गया
यूरोपियन फॉरेस्ट रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। लेकिन यूरोपियन फॉरेस्टर्स को लगा कि ये जो प्रैक्टिस है ये जंगलों के लिए बड़ी बुरी है। दे फेल्ट दैट लैंड विच यूज्ड फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। मतलब अगर आप साल 2 साल के लिए किसी जगह को जंगल को काट दे रहे हो और फिर वहाँ 2-4 साल के लिए उसको छोड़ दोगे तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं उगेगा जो हमारे यूज में आए। टिम्बर के लिए जो लकड़ियाँ चाहिए उसको टाइम लगता है बनने में। व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न देयर वाज एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। तो इस वजह से एक बार जिस जंगल को जला दिया जाता था वहाँ पर दोबारा यूज नहीं कर पाते थे उसको बड़े पेड़ लगाने के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस कैलकुलेट करने में भी दिक्कत होती थी क्योंकि आज वो लोग यहाँ खेती कर रहे हैं, वो पूरी फैमिली के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। यहाँ जिसको टैक्स देना चाहिए था वो टैक्स लेकर गायब हो गया यहाँ, अब इसको ढूंढते रहो कि ये बंदा गया कहाँ। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कत होती थी। उसके बाद देयर फॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कर, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिल्कुल बैन कर दिया, मना कर दिया। मैनी कंट्रीज वेर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशन वाइल रेसिस्ट थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियन। तो बहुत सारे लोग थे जो मतलब मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तो उनको बहुत सारी तकलीफ़ें भी हुई। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं आपसे इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।